ऑलराइट गाइस, क्या हाल है दोस्तों। हम लोग मिले हैं आज सीए फाउंडेशन के केस लॉस के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 19 केस लॉ हैं। 19 के 19 केस लॉ हम लोग करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में। तो आ जाइए शुरू करते हैं। जो भी जून 2023 में एग्जाम देने वाला है सीए फाउंडेशन का, उसके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है। हमने कोशिश की है कि हम एक पूरी सीरीज ला रहे हैं, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होने वाला है। अभी सीए फाउंडेशन लॉ का बहुत कंटेंट आपके पास इस यूट्यूब चैनल में आएगा। कोशिश यही होगी कि आपका जो स्कोर है वो थोड़ा मैक्सिमाइज हो जाए, वो स्कोर थोड़ा इंक्रीज हो जाए। किसी ना किसी तरह से कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट, केस लॉस, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कहीं कहीं कुछ एग्जांपल जो थोड़े ट्रिकी से हैं, और ऑफकोर्स जो आपके कमेंट्स में आएगा, जो रिक्वेस्ट आप लोग करेंगे कि इस टॉपिक में दिक्कत जा रही है, उसके ऊपर कंटेंट आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा। मेरा नाम है सीएस राहुल टकवानी, मैं पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन में लॉ। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आइए, सबसे पहला केस लॉ है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल। भाइयों बहुत सिंपल केस लॉ है। एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज की जरूरत पड़ेगी। मैं इसका समरी वर्जन बना रहा हूं। ये जो नोट्स है पूरे के पूरे 19 केस लॉस, आपको मैं एक लिंक दे दूंगा इसी यूट्यूब की वीडियो, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल, मिनिमम 2 पार्टी चाहिए होगी टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके आगे हम लोग गए बेल्फर वर्सेस बेल्फर। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस हुआ था। बेल्फर वर्सेस बेल्फर की केस की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटली ये भी एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक केस है। बेल्फर वर्सेस बेल्फर में ये डिसीजन आया था कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। इस केस में हस्बैंड विदेश रहने चले गया था। विदेश रहने जाने के बाद उसने वादा किया था वाइफ से कि मैं तुझे मेंटेनेंस के लिए कुछ मंथली पैसे देता रहूंगा। हालांकि उसने दिए नहीं। इवेंचुअली वाइफ कोर्ट गई। कोर्ट ने बोला हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन है वहां कभी भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। और अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे केस में हम मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी होता है। आई होप आप सेक्शन 10 से वाकिफ है, और सेक्शन 10 के अलावा जो अदर एसेंशियल्स है उससे भी आप वाकिफ होंगे। चलिए नेक्स्ट केस लॉ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। आई थिंक ये सभी बच्चों को मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ये जनरल ऑफर से रिलेटेड है। हालांकि इसमें 2 मेजर जजमेंट आए हैं, एक यहां पे मैं बताऊंगा, और दूसरे पॉइंट से रिलेटेड, दूसरे मुद्दे से रिलेटेड जो जजमेंट आई है वो मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगा आगे आने वाले केस लॉ में। ऑफकोर्स आपको सबको पता है ये जनरल ऑफर से रिलेटेड एक केस है। इस केस में हुआ क्या था, एक कंपनी थी, उसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उन्होंने बोला था कि हमारा स्मोक बॉल अगर कोई इनहेल कर देगा तो उससे कई सारे डिजीजेस नहीं होंगे और इन्फ्लुएंजा नाम का डिजीज भी नहीं होगा। इन्होंने जनरल ऑफर दिया था कि हमारा एक खुला ऑफर है, हमारा स्मोक बॉल यूज करने के बाद आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर हुआ तो आपको 100 पाउंड का रिवॉर्ड हम दे देंगे। ठीक है। और इन्होंने एक बैंक अकाउंट में 1000 पाउंड जमा करवा दिए थे, ये अपना इंटेंशन दिखाने के लिए कि हम सीरियस ऑफर दे रहे हैं। यहां भाइयों एक जजमेंट निकल कर आया था कि अगर जनरल ऑफर दिया गया है और जनरल ऑफर देते वक्त ये वादा किया गया है कि कोई भी इस जनरल ऑफर में जो हमने काम करने को कहा है उसका परफॉर्मेंस कर दे, वही एक्सेप्टेंस भी मान लिया जाएगा। और परफॉर्मेंस कर दिया तो उसे दूसरी पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, और सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट को भी हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जनरल ऑफर सबसे रिलेटेड केस है। आने वाले समय में और इसकी डिटेल बताऊंगा। मैं फिर से बताता हूं, जब भी कोई ओपन ऑफर दिया जाता है, जब भी कोई जनरल ऑफर दिया जाता है, जब तक उसे हम विड्रॉ नहीं कर लेते तब तक हम मान के चलते हैं, तब तक हम अज्यूम करते हैं कि ये जनरल ऑफर ओपन रहेगा। जब तक ये ऑफर ओपन है, अगर उसमें किसी ने एक्सेप्ट कर लिया अपनी तरफ से, उसने अपने परफॉर्मेंस को कर लिया, ऐसा मान लिया जाता है कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। इवेंचुअली बोल्टन वर्सेस जॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये है स्पेसिफिक ऑफर से रिलेटेड। स्पेसिफिक ऑफर में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है बोल्टन वर्सेस जोन्स। स्पेसिफिक ऑफर फंडामेंटली जब हम किसी व्यक्ति विशेष को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर देते हैं, इसे स्पेसिफिक ऑफर कहा जाता है, और वो ही एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसका भी जिक्र 2 बार आएगा। तो स्पेसिफिक ऑफर में एक्सेप्टेंस वही पार्टी कर सकती है जिसे हमने ऑफर दिया गया है, और अगर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को ऑफर दिया जाए उसे स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। चलिए भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आ रहा है, लाल मैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त जी। यहां क्या हुआ था, ये भी जो केस है ये जनरल ऑफर से रिलेटेड है।
कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर से रिलेटेड ये केस लॉ है। याद रखेंगे मित्रों, किससे रिलेटेड केस लॉ है? कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर से रिलेटेड केस लॉ है। इसमें हुआ क्या था, गौरी दत्त जी के जो नेफ्यू थे, उनका जो भांजा था वो मिसिंग था। उन्होंने एक जनरल ऑफर दिया, सॉरी मैं इसकी सीक्वेंसिंग फिर से बताता हूं। गौरी दत्त जी के नेफ्यू, गौरी दत्त जी का जो भांजा था, नेफ्यू था, वो मिसिंग था। उन्होंने अपने सर्वेंट लाल मैन शुक्ला को बोला, शुक्ला जी आप हमारे भांजे को ढूंढ के लाइए, हमारे नेफ्यू को ढूंढ के लाइए। और जब उनका सर्वेंट लाल मैन ढूंढने चला गया, उसके बाद गौरी दत्त जी ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया कि मेरा भांजा ढूंढकर जो भी लाएगा, मेरा नेफ्यू ढूंढकर जो भी लाएगा, उसे मैं एक रिवॉर्ड दूंगा। अब हुआ क्या, लाल मैन शुक्ला जी को नेफ्यू मिल गया, वो नेफ्यू को वापस ले आया। और वापस आने के बाद लाल मैन शुक्ला जी को बाद में ये पता चला कि इस पे रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड है, तो उन्होंने रिवॉर्ड क्लेम किया। ऐसा हेल्ड किया गया कि ही कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि ऑफर वॉज नॉट इवन कम्युनिकेटेड। बात खत्म। ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है। अच्छा चलिए नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं मित्रों, हार्वी वर्सेस फेसी। हार्वी वर्सेस फेसी में क्या हुआ था भाइयों, अगर मैं किसी सवाल का जवाब दे रहा हूं उसे ऑफर मत समझ लेना। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। इस केस में क्या हुआ था मित्रों, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से दो सवाल किए थे। कितने? दो सवाल। पहला सवाल, क्या आप हमें बंपर हॉल पेन बेचोगे? दूसरा सवाल, मिनिमम लोएस्ट प्राइस कितने में बेचोगे? ठीक है, दो सवाल किए गए, क्या आप हमें बंपर हॉल पेन बेचोगे? सेकंड, व्हाट विल बी द लोएस्ट प्राइस एट विच यू विल बी विलिंग टू सेल? अब हुआ क्या, दूसरी पार्टी ने रिप्लाई किया कि मिनिमम हम ये प्राइस रखे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हम बेचने को तैयार हैं। इस केस में ये जजमेंट आई कि भाई अगर मैंने सिर्फ तुम्हें लोएस्ट प्राइस बताया किसी चीज का, इसका मतलब ये नहीं होता मित्रों, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने आपको ऑफर दे दिया है, हमने आपको ये बोल दिया है कि हम आपको बेचेंगे। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। चलिए एक और जजमेंट है जबरदस्त, ऊपर वाला केस से रिलेटेड था इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। बोल्टन वर्सेस जोन्स रिपीटेटिव केस है। वहां हमने बोला था स्पेसिफिक ऑफर का मतलब, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया गया तो उसे स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। फिर दूसरी केस लॉ, दूसरी बात जो इस जजमेंट में निकल कर आई वो ये है कि जिसे स्पेसिफिक ऑफर दिया गया है एक्सेप्टेंस भी उसी के साइड से हो सकती है। बात खत्म, सिंपल। 19 केस लॉ 19 के 19 यूनिट 1 में खत्म कर रहे हैं, और पूरे मॉड्यूल में जितने केस लॉ है भाई कवर करने वाला है। बस बने रहिएगा, स्टे ट्यून, और इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। मैं आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लेके आऊंगा, लेकिन मिनिमम 100 लाइक्स होने के बाद ही मेरा दूसरा वीडियो आएगा, तब तक मैं दूसरे केस लॉ वीडियो रिलीज नहीं करूंगा। चलिए हम लोग आगे जाते हैं नील वर्सेस मेरिट में। नील वर्सेस मेरिट के केस में क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें ये केस किस चीज से रिलेटेड है भाई, स्क्रीन पे देखिए, इट इज रिलेटेड टू रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। दूसरी बात, यहां जजमेंट क्या निकल कर आई थी, एब्सोल्यूट। the acceptance must be absolute and unconditional। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो हमारे ऑफर को तो अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो, एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करो। कंडीशनल एक्सेप्टेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानते। इस केस में क्या हुआ, एक पार्टी ने अपनी जमीन बेचने का दूसरी पार्टी को ऑफर दिया। ऑफर दिया 280 पाउंड में। दूसरी पार्टी जो थी, सामने वाली पार्टी जो थी, उसने अपनी तरफ से 80 पाउंड का एक चेक भेज दिया और बोला बाकी के 50-50 पाउंड 4 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। ऐसा मान लिया गया था, इसे हम एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑफर था, मेरा ऑफर ये था कि मैं 280 पाउंड में पूरी जमीन बेचूंगा। आपने क्या किया, 80 पाउंड भेज दिए, 50-50 पाउंड का बाद में दे दूंगा बोल दिया। इसे आप काउंटर ऑफर कह सकते हैं, इसे आप काउंटर ऑफर कह सकते हैं, लेकिन इसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड। चलिए नेक्स्ट केस लॉ, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। सर ये केस किससे रिलेटेड है? ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे केस किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये वैलिड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड केस है। और यहां पर भी बात की गई थी कि भाई एक्सेप्टेंस जो है दिल में मत रखिए, कम्युनिकेट करना जरूरी है। यहां पर क्या हुआ था भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि बी नाम का एक सप्लायर था। उस बी नाम के एक सप्लायर ने एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट, कोयला सप्लाई करने का एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट मैनेजर को दिया था। रेलवे कंपनी के मैनेजर को एक कोयला सप्लाई करने का अग्रीमेंट दे दिया था। रेलवे मैनेजर क्या किया, उसको उसके ऊपर लिखा, ड्राफ्ट अग्रीमेंट के ऊपर अप्रूव लिखा। अप्रूव लिखने के बाद अपने ड्रॉवर में रख दिया। ऐसा मान लिया गया था
इसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे ही ड्रॉवर में पड़ा रहा, इसे वैलिड एक्सेप्टेंस मानना सही नहीं होगा। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने 11 केस लॉ देख लिए, नेक्स्ट केस लॉ की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, आई होप द साउंड इज वेरी 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 क्लियर। चलिए भाइयों, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, इसमें एक बात बोली गई थी, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। यार ये बड़ा खतरनाक मामला है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस केस में क्या हुआ, इस केस में एग्जैक्ट क्या जजमेंट निकल कर आई, समझ लीजिए। नंबर 1, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। अगर मैं आपको इस प्रकार का ऑफर दूं कि अगर आपने कुछ नहीं कहा तो मैं मान लूंगा कि आपने हां कहा है। पहली बात तो रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस में ये क्लियरली लिखा है, अगर इस प्रकार का ऑफर दिया जाए, इस प्रकार का हम ऑफर देते हैं जहां पर हम ये बोलते हैं, जहां हम लोग की तरफ से ये प्रपोजल आता है कि आपने कुछ नहीं कहा तो मैं हां मान लूंगा, ऐसे ऑफर्स, ऐसे एक्सेप्टेंस या ऐसे ऑफर की वैलिडिटी ही नहीं होती है। यहां पर क्लियरली जजमेंट निकल कर आई थी कि मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इजी, बहुत ही आसान है, बहुत इजी। इसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त केस आ रहा है। आइए क्लास, जो सेकंड केस लॉ है वो सेकंड केस लॉ है, जो 13 केस लॉ, आई एम सो सॉरी, सेंट्रल बैंक योतमल वर्सेस व्यंकटेश। सेंट्रल बैंक योतमल वर्सेस व्यंकटेश का एक केस है। ये किससे रिलेटेड है सर, ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है सर? इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। ठीक है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। देखो यहां क्या हुआ है, यहां पर हम लोग एक छोटा सा इंटरेस्टिंग केस देखने वाले हैं। क्या होता है ना, क्या पार्टी अपने कंडक्ट से बता सकती है, क्या पार्टी अपने कंडक्ट से बता सकती है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है? तो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। देखिए केस में क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन जजमेंट काम का है। सुनिए यहां क्या हुआ। यार मैंने बोला कि मैं आपको जमीन बेचने के लिए तैयार हूं। मैंने जमीन बेचने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। एक कंपनी ने, एक बैंक ने मान लीजिए बोला कि मैं आपको जमीन बेचने के लिए तैयार हूं। मैंने उसका रेजोल्यूशन पास कर दिया और रेजोल्यूशन पास करके मैंने अपने पास रख दिया है। अरे मेरे मन में तो हाँ हो चुकी है, लेकिन इस हाँ को कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। तो यहां यही हुआ था भाइयों, यहां पे सेंट्रल बैंक योतमल ने वादा किया था, वहां उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम एक जमीन आपको बेचने को तैयार है, और जमीन बेचने को तैयार है ऐसा बोलकर उस पर साइन वगैरह कर लिया गया था, उस पर सिग्नेचर वगैरह कर लिया गया था, उसका रेजोल्यूशन वगैरह पास कर लिया गया था, लेकिन उसे कम्युनिकेट नहीं किया गया था। इसीलिए बोला गया था कि एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। ठीक है, बहुत ईजी है भाइयों। चलिए नेक्स्ट केस पे जाते हैं। दूसरा वाला बहुत ही इररिलेवेंट सा केस है, नेक्स्ट वाला वो बच्चे आराम से कर लेते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कठिन केसेस के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। आइए, केस लॉ नंबर 15। केस लॉ नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है देखिए, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस की बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। भाइयों इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा मुद्दा आता है, टेसिट कंडीशंस। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त टेसिट कंडीशन मतलब बहुत सटल वे में, बहुत छोटा छोटा बारीक अक्षरों में मैं आपको कंडीशंस भेज रहा हूं, तो उसका क्या वैलिडिटी होगा, उससे रिलेटेड ये कुछ केस आने वाले हैं। सबसे पहले तो मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। यहां पर जो एक काफी क्रूशियल बात आपको देखने मिलेगी वो ये है कि अगर हमने कुछ स्पेशल कंडीशंस रखी है तो वो वैलिड होगी क्या। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि टेसिटली, साइलेंटली कुछ कंडीशंस हम रख देते हैं। मान लीजिए मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपको एक प्रपोजल दिया, मैंने एक ऑफर दिया आपको। उस कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए मैंने जो भी आपके साथ पेशकश की, उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने जो प्रपोजल किया उस पर मैंने बहुत सटल तरीके से कंडीशंस डाल दी। ठीक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी 4-5 कंडीशंस है जो मैंने पीछे हल्के से छोटे छोटे अक्षरों में लिख के दे दिए। तो ये साइलेंटली, सटल तरीके से, टेसिट तरीके से मैंने कंडीशंस आपके पास डाल दिए। तो क्या ये टेसिट कंडीशंस वैलिड होगी? इस पर्टिकुलर केस में जजमेंट आई थी यस, अगर वो टेसिट कंडीशंस रीजनेबल है उससे वैलिड माना जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर साइलेंटली किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ हमने कंडीशंस दे दी है, वो कंडीशंस की वैलिडिटी होगी क्या? यस, इन मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस इट वाज हेल्ड यस द टेसिट कंडीशंस इफ रीजनेबल विल बी वैलिड। रीजनेबल होनी चाहिए। यहां क्या हुआ था,
टिकट जो थी, टिकट के पीछे कुछ रूल्स लिखे हुए थे, एक एयरलाइन की टिकट जो थी उसके पीछे कुछ रूल्स लिखे हुए थे, वो रूल्स, वो कंडीशंस की वैलिडिटी पे सवाल उठा था। तो आंसर है यस, अगर कुछ कंडीशंस टेसिट है तो वो कंडीशंस टेसिट कंडीशंस होगी तो वो वैलिड मानी जाएगी। चलिए, इसी से रिलेटेड लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी का एक केस है। अब यहां क्या हुआ, यहां भी यही बात हुई कि यार अगर मैं एक लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है, मैं लॉन्ड्री का, कपड़े साफ करने का अगर मैं काम करता हूं, मान लीजिए मेरा ड्राई क्लीनिंग का काम है, मैं आपसे जब कपड़े लेता हूं और आपको मैं रिसीट पे लिख के देता हूं, ठीक है, आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए मेरे पास कपड़े लाए, मैंने उस पर लिख के दिया कि भाई ये मेरी कंडीशंस है। तो ये कंडीशंस जो है टेसिट कंडीशंस, मैंने आपसे पैसे लिए, आपको बदले में रिसीट दी और उस रिसीट के पीछे कुछ कंडीशंस लिखी रही। अब टेसिट तरीके से बहुत, यानी इसके ऊपर चर्चा तो हुई नहीं कि मेरी कंडीशन ये रहने वाली है, तो इस पर चर्चा वर्चा नहीं हुई, बहुत टेसिटली साइलेंट तरीके से कंडीशंस आपके पास ट्रांसफर हो गई। तो ये कंडीशंस की वैलिडिटी होगी क्या, ये टेसिट कंडीशंस वैलिड होगी क्या? द आंसर इज यस, अगर ये टेसिट कंडीशंस रीजनेबल है, इससे वैलिड माना जाएगा। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और केस हुआ था जिसमें कंडीशंस अनरीजनेबल थी। अब एक केस में क्या हुआ, एक सिमिलर टाइप का केस है। उस केस में क्या हुआ, जो ड्राई क्लीनर था वो अपनी रिसीट पर लिखता था कि अगर हमारी तरफ से गुड्स लॉस हुए, हमारी तरफ से गुड्स आर्टिकल्स कपड़े चोरी हुए, तो हम आर्टिकल की जो भी वैल्यू होगी इसका 15% अपनी तरफ से देंगे। इस केस में क्या हुआ, एक आर्टिकल्स चोरी हो गए, एक न्यू कपड़ा था, न्यू साड़ी थी, न्यू क्लोथिंग थी। अब न्यू क्लोथिंग, नया कपड़ा, नया आर्टिकल आपसे गुम हो गया है, तो आप मुझे उसके बदले 15% वापस कर रहे हैं। कहां का न्याय है, कहां का रीजनेबल कंडीशन है? तो मैंने जैसा बोला, टेसिट कंडीशन सटल तरीके से, छुपी हुई तरीके से कंडीशन मैंने पास ऑन कर दी, उसकी वैलिडिटी होगी क्या? टेसिट कंडीशंस आर इफ, अगर वो रीजनेबल है वो वैलिड होंगी, अगर वो रीजनेबल नहीं है वो कंडीशंस वॉइड होगी। बात खत्म। आइए, केस लॉ नंबर 17, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम। इस केस में बात आई थी कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैं गाड़ी से आर्टिकल्स ट्रांसपोर्ट करने का आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया, हम दोनों के बीच बातचीत हो गई है, साइन वाइन हो गया है, उसके बाद आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, उसकी वैलिडिटी होगी क्या? नहीं। तो यहां पर रीजनेबल कंडीशन, रीजनेबल नोटिस के बारे में दिया हुआ है। आमतौर पर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दो बातें हैं यहां पर, आमतौर पर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कंडीशंस दी हुई होती है, वो कंडीशंस वैलिड होती है। द आंसर इज यस, वो वैलिड होती है। लेकिन अगर कोई केस हुआ है और स्पेशल कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कम्युनिकेट ही नहीं हुई है, तो कम्युनिकेट ही नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने के बाद अगर कंडीशन कम्युनिकेट की जा रही है, वो वैलिड होगी क्या? नहीं, बिल्कुल वैलिड नहीं होगी। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। आपके लिए राइटिंग के कुछ टिप्स हैं, जरूर वीडियो को पॉज करें, इन राइटिंग टिप्स को जरूर देखें। आपके लिए राइटिंग देखो, 89,000 बच्चे फेल हुए थे पिछले फाउंडेशन के अटेम्प्ट में, और मेजॉरिटी बच्चे लॉ और मैथ्स में फेल हुए थे। लॉ में फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि हिंदुस्तान का टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, हिंदुस्तान का बच्चा अच्छे से समझ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है। बात यह है भाइयों, लिखने में समस्या है, तो जरूर इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। आपके लिए बहुत सोच विचार करके मैंने पर्सनली लिखी है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, ये राइटिंग टिप्स मेरे दिल से आई हुई है, इसको पॉज करके जरूर रीड कीजिएगा। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अभी कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का ही केस है, जिसमें आपको मालूम है जनरल ऑफर आया था कि हमारा स्मोक बॉल इनहेल करने से आपको कई प्रकार के डिजीज नहीं होंगे। इसमें आमतौर पर एक जो क्रक्स निकल कर आया, जो जजमेंट निकल कर आया, मैं आपको उसके ऊपर गौर करने को बोलूंगा। अभी क्या होता है ना, जब कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस की बात होती है, तो आमतौर पर मेरी तरफ से, अगर प्रपोजर की तरफ से देखो या एक्सेप्टर की तरफ से देखो, तो आमतौर पे मेरी तरफ से मैसेज तुम्हारे पास चला गया, तुमको रिसीव हो गया, आमतौर पे इस तरह से परफॉर्मेंस का एक्सेप्टेंस देखा जाता है। इस केस में खास बात ये थी, यहां ये बोला गया था कि अगर एक जनरल ऑफर दिया गया है, जनरल ऑफर में अगर आपको, हमने ये वादा किया है कि हम आपको कोई रिवॉर्ड देंगे अगर आपने सिर्फ परफॉर्मेंस दे दिया, तो ऐसा मान लिया जाता है
कि परफॉर्मेंस करने से ही उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा, वो उसका परफॉर्मेंस ही कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मान लिया जाएगा। आई रिपीट, जनरल ऑफर में अगर इस तरह का ऑफर दिया गया है कि आप हमारे बोले गए काम को करें, हम उसी को परफॉर्मेंस, उसी को कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मान लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, लास्ट केस लॉ है, एक आखिरी केस लॉ करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड। लास्ट केस लॉ है, देखिए केस लॉ नंबर 19, राम्स गेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टे फ्योर। लास्ट केस लॉ है, इट इज रिलेटेड टू मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। भाइयों बड़ा सिंपल है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब होगा? मैंने आपको ऑफर दिया तो वो ऑफर रिवोक कब हो जाएगा? तो पहली बात तो ये कि आमतौर पर अगर मैंने आपको ऑफर देते वक्त उसमें एक टाइम लाइन रखी है, एक फिक्स टाइम दिया है कि एक हफ्ते के अंदर आप इसमें हाँ बोलिए या ना बोलिए, एक हफ्ता आते ही, एक हफ्ता खत्म होते ही वो ऑफर रिवोक हो जाएगा। या तो अगर मैंने मेरे साइड से समय नहीं रखा, मैंने आज आपको ऑफर दे दिया, आप क्या 20 साल बाद उठ के बोलोगे हाँ एक्सेप्ट द ऑफर? तो वो ऑफर एक रीजनेबल पीरियड के लिए रहता है, एक रीजनेबल पीरियड के बाद उस ऑफर को ऑटोमेटिकली लैप्स मान लिया जाता है। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। तो भाइयों ये थे मेरी तरफ से आपको यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस। अभी हमारा एक तूफान बैच आने वाला है। तूफान बैच ये एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। वी स्मार्ट का ये एक फ्लैगशिप कोर्स है, काफी अच्छे रिजल्ट इसमें बच्चों के आए हैं। अमन सर, पवन सर, अभिजीत सर, मैं, हम चारों सब्जेक्ट्स, अमन सर मैथ्स पढ़ाते हैं, अभिजीत सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, पवन सर इको पढ़ाते हैं और मैं लॉ पढ़ाता हूं। 1 मई से ये बैच शुरू होने वाली है। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं की है भाइयों, एग्जैक्ट 60 डेज एग्जाम को बचे हुए हैं, आप जरूर तूफान बैच ज्वाइन करिए। 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक हम 15 दिन में मैथ्स और लॉ और उसके बाद 15 दिन में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ये हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक। जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ये आपके लिए ही मटेरियल तैयार किया गया है। जरूर आप बताएं मुझे कि आपको ये कैसा लग रहा है, क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए और बना कर लाऊं। अगर आपको अच्छा लगा होगा जरूर इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं बहुत बच्चों तक रीच कर पाऊं। मैं चाहता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपना कंटेंट उन तक पहुंचा पाऊं। जरूर मेरी हेल्प कीजिएगा, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहां जहां आप होंगे सीए फाउंडेशन के बच्चों के बीच जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।